नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। संस्कृत व्याकरण में व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में हम काफ़ी संधियां पढ़ चुके हैं, जैसे जश्त्व, चर्त्व, श्चुत्व, ष्टुत्व, अनुस्वार, अनुनासिक आदि। अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा हो तो उनको अवश्य देखिएगा। और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप पूर्व सवर्ण संधि, आज की जो हमारी संधि है उसका नाम है पूर्व सवर्ण संधि, अगर इस संधि को पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले आपको जश्त्व संधि अवश्य रूप से पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि जब मैं जश्त्व संधि पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने कहा था कि जश्त्व संधि जो है वो बहुत सारी संधियों के क्रॉस में आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले भी हम काफ़ी संधियाँ पढ़ चुके हैं और उसमें भी हमने एक दो संधियों में देखा था कि कहीं ना कहीं जश्त्व संधि का प्रभाव वहाँ पर भी हमें दिखता है, अर्थात वैसी ही कंडीशन दिखती है जो हमने जश्त्व संधि में देखी थी। ठीक वैसा ही इस संधि में भी होने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यदि आप पूर्व सवर्ण संधि को पढ़ रहे हो तो इससे पहले आप जश्त्व संधि को अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इस संधि के बारे में देखते हैं। पूर्व सवर्ण संधि, सबसे पहले संधि का नाम पूर्व सवर्ण ही क्यों पड़ा? तो वैसे तो मैंने व्यंजन संधि का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर समझा दिया था कि किस संधि का नाम किस कारण से हुआ, लेकिन एक बार फिर से आपको यहाँ बता दूँ कि पूर्व सवर्ण, देखिए पूर्व यानी पहले वाला। वैसे संधि के आप वीडियोज़ अगर कंटिन्यू देख रहे हो तो स्टार्टिंग के वीडियोज़ में ही मैंने बता दिया था, प्लस के ठीक आगे एक शब्द होता है और पीछे एक शब्द होता है। इस शब्द का सबसे अंतिम वर्ण और इस शब्द का सबसे पहला वर्ण, ये जो वर्ण है इसको हम कहते हैं पूर्व वर्ण। क्या कहते हैं? पूर्व वर्ण। और इसको कहते हैं परवर्ण। अब पूर्व यानी प्लस के ठीक आगे वाला वर्ण, उसे हम कहेंगे पूर्व वर्ण। और यहाँ जो बाद वाला वर्ण होता है उसे कहते हैं परवर्ण। हालांकि इसके बाद एक परसवर्ण संधि भी आएगी, तो यही मैं आपको समझा देता हूँ कि पूर्व अर्थात पहले वाला, प्लस के ठीक आगे वाला। फिर बात आती है सवर्ण। आपको पता हो तो हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी, उस दीर्घ संधि का एक नाम हमने देखा था सवर्ण संधि। सवर्ण का मतलब होता है ठीक उसके जैसा ही वर्ण, ठीक उसके जैसा वर्ण। अब देखिए यहाँ इस संधि का, पूरे का संधि का अगर नाम हम देखें तो नाम क्या हुआ? पहले वाले अर्थात प्लस के पहले वाले, प्लस का पूर्व वर्ण के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्लस और प्लस के ठीक आगे वाला जो वर्ण होता है उसको हम कहते हैं पूर्व वर्ण। तो पूर्व अर्थात पहले वाले वर्ण के जैसा वर्ण हो जाना, पहले वाले वर्ण के जैसा वर्ण हो जाना। अब देखिए अगर हम इससे आगे नहीं बढ़ते, केवल हमने अभी तक यही लाइन पढ़ी है और इससे आगे नहीं बढ़ते तो भी हमें कम से कम ये तो पता चल ही जाएगा इससे कि देखिए पूर्व वर्ण की बात हो रही है, तो पूर्व वर्ण हम पूर्व इसको कहते हैं। और इसके जैसा हो जाना, इसके जैसा किसको होगा? इसको खुद को तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात या तो यहाँ हो सकती है, क्योंकि संधि जो होती है वो बहुत ही निकटतम वर्णों के बीच में होती है, या तो यहाँ हो सकती है अथवा तो इसके ठीक आगे। लेकिन चूँकि अभी तक हमने जो सारी संधियाँ पढ़ी है वो यहाँ और यहाँ, यहीं पर कहीं हो रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो वर्ण है इसको पहले वाले के ठीक जैसा वर्ण हो जाएगा। पहले वाले के जैसा वर्ण हो जाना, उसी का नाम है पूर्व सवर्ण संधि। पहले वाले के जैसा वर्ण हो जाना, उसी का नाम है पूर्व सवर्ण संधि। अब देखिए हमारे वो प्रश्न जो हमने पिछली संधि में पढ़े थे कि किसे होगा, अब पूर्व जैसा वर्ण किसे होगा? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ह को होगा। अब देखिए अब तक हमने जो पढ़ा उससे हमें क्या पता चला कि ये प्लस है और प्लस के आगे वाला वर्ण, इसके जैसा वर्ण इसको हो जाना, यहाँ जो वर्ण है इसको हो जाना। अब हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ह को होना। किसे होगा? ह को होगा। इससे ये बात खुल के सामने आ गई कि यहाँ ह होना चाहिए। यहाँ ह होगा तो इसको पूर्व जैसा वर्ण जो है वो हो जाता है। फिर बात आती है क्या होगा? क्या होगा मतलब इस वर्ण को चतुर्थ वर्ण हो जाता है। इस वर्ण को क्या हो जाता है? ह को चतुर्थ वर्ण, चौथा वर्ण। हमने जो वर्णमाला पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि 4-5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो इन वर्गों का जो चौथा अक्षर है वो हो जाना, इन वर्गों का चौथा अक्षर हो जाना।
इतना आप ध्यान रखिए कि इस ह को है ना चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, चौथा वर्ण होगा। किसका होगा? पूर्व वर्ण का। यहाँ जो वर्ण होंगे उसके जैसा होता है, लेकिन इसका यहाँ जो भी वर्ण होगा उसका चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। अभी ये नियम आपको अच्छे से अभी समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले तीसरा प्रश्न भी हमें पढ़ना पड़ेगा। कब होगा, कौन सी कंडीशन होगी तब होगा? तो इसमें बताया हुआ है प्लस के ठीक पहले, प्लस के ठीक पहले यदि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे अथवा तो चौथे वर्ण में से कोई भी एक वर्ण हो तो ह को चतुर्थ वर्ण हो जाता है। ऐसे चतुर्थ वर्ण, यहाँ परिभाषा में चतुर्थ वर्ण या संधि के नाम से चतुर्थ वर्ण ही नहीं मिलता है। इसका मतलब तो यही है कि केवल पूर्व जैसा वर्ण हो जाना, पहले जैसा वर्ण हो जाना। देखिए एक बार इस नियम को आराम से हम पढ़ लेते हैं। ये प्लस है, प्लस के ठीक बाद में ह है, तो ह जो है उसको चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। ह को कौन सा वर्ण हो जाएगा? चतुर्थ वर्ण। अब प्रश्न आता है ह को हमने चतुर्थ तो कर दिया, किसके अनुसार किया? तो ये पूर्व वर्ण था, इस पूर्व वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण किया, पूर्व वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण किया। लेकिन अभी तक ये गोला तो खाली है, यहाँ तो हमने कोई वर्ण लिखा ही नहीं है। तो देखिए यहाँ जो है ये तीसरा प्रश्न हमें यही कह रहा है कि प्लस के पहले यदि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ण हो, अर्थात यहाँ प्लस है, इस प्लस के यहाँ यदि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण इनमें से कोई भी हो तो इस ह को चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है। चतुर्थ वर्ण किसका होगा? यहाँ जो भी वर्ग होगा उसका चतुर्थ वर्ण होगा। मुझे लगता है आप नियम समझ चुके होंगे। नहीं समझे हो तो अभी मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। यह कार्य जो है, ये जो कार्य है ये कब होगा? विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहो तो संधि करो और आप न चाहो तो संधि मत करो। इसे कहते हैं हम विकल्प कार्य। पूर्व सवर्ण के विकल्प में जश्त्व कार्य होगा। अब देखिए ये तो हमारी इच्छा पर डिपेंड है, लेकिन यहाँ एक और संधि, अभी मैंने जैसे वीडियो शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ जश्त्व कार्य भी होता है। अर्थात आपको जश्त्व करनी है, पूर्व सवर्ण चाहे करो या नहीं करो, लेकिन यहाँ जश्त्व का नियम भी लगता है। याद कीजिए जश्त्व संधि के नियमों को। अगर आपने जश्त्व संधि को नहीं देखा हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप जश्त्व संधि को अवश्य देख ले, जश्त्व संधि के दोनों ही पार्ट को, पदांत और अपदांत को। तो पूर्व सवर्ण के विकल्प में जश्त्व कार्य तो होगा ही। अब देखिए अभी मैंने आपको ये जो नियम बताया था वो यही नियम है। प्लस के ठीक बाद में ह वर्ण है और प्लस के पहले वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण। ध्यान रहे, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण। अनुनासिक वर्ण यहाँ पर नहीं है। अनुनासिक से मेरा तात्पर्य है पंचम वर्ण से। तो वर्गों के पांचवें वर्ण को छोड़ करके बाकी सारे वर्ण, बाकी सारे कौन से? वर्गीय व्यंजन, पांचवें वर्णों को छोड़ करके। अब देखिए ह जो है, ह को चतुर्थ वर्ण हो जाता है, चौथा वर्ण हो जाएगा। ह को कौन सा वर्ण हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा चौथा वर्ण, चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। किसका चतुर्थ वर्ण? आगे वाले का चतुर्थ वर्ण। देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, पूर्व वर्ण का चतुर्थ वर्ण होगा। अर्थात प्लस के पहले जो भी होगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर क वर्ग है तो क, ख, ग और घ, इन चारों में से कोई एक वर्ण आएगा। यहाँ क, ख, ग या घ, इनमें से कोई वर्ण होगा। इन चारों में से अगर कोई है और इसके ठीक बाद में ह आता है तो इस ह के स्थान पर पूर्व के समान पहले वाले ये जो चार वर्ण है इनके समान वर्ण पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। पूर्व सवर्ण मतलब पहले वाले का चौथा वर्ण। तो यहाँ इनमें से कोई भी हो, आगे चाहे क हो, चाहे ख हो, चाहे ग हो, चाहे घ हो, इन चारों में से कोई भी होगा तो भी इस ह को घ आदेश हो जाता है। और फिर से याद कीजिए जश्त्व संधि के बारे में। तो जश्त्व संधि में भी ये नियम ऐसा का ऐसा था कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, हालांकि उसमें कुछ और भी वर्ण थे, लेकिन मैं यहाँ केवल इन्हीं वर्णों की बात करूँगा। इसके बाद कोई भी वर्ण आए तो उसको आगे वाले वर्ण को तृतीय वर्ण आदेश हो जाता था। ठीक है, इसमें पदांत और अपदांत दो भेद थे, आप उन दोनों भेदों को एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अब उसके बाद ह है तो ह को तो चतुर्थ वर्ण हो गया। ये इस संधि का हमारा कार्य पूरा हो गया। ये कौन सी संधि हम पढ़ रहे हैं? पूर्व सवर्ण संधि। तो ये सारा कार्य किसका था? पूर्व सवर्ण संधि का। अब बात करते हैं जश्त्व संधि की। तो देखिए ये आगे वाले जो वर्ण है 1, 2, 3 और 4, इनमें से अगर कोई भी वर्ण होगा
तो इनको कौन सा वर्ण हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाता है। इसको हमेशा कौन सा वर्ण हो जाएगा, तृतीय वर्ण। और ये जो तीसरा वर्ण होगा ये जो है ये जश्न संधि का कार्य है, न कि पूर्व सवर्ण संधि का। पूर्व सवर्ण संधि का मतलब तो यहाँ ह था, ह, और ह को हमने बदल दिया चतुर्थ वर्ण में। कौन से वर्ण में, चतुर्थ वर्ण में। आगे वाले वर्ण के चतुर्थ वर्ण में इसको बदल दिया। लेकिन ये जो वर्ण थे यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वर्ण हो, ये भी अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। इस प्रकार से चलिए एक बार फिर से और अच्छे से इस नियम को एकदम अलग अलग करके पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपके सामने 5 टेबल बनी हुई हैं। देखिए पहली इसका, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं तो मैंने 5 वर्गों के अनुसार 5 अलग अलग टेबल्स बना दिए हैं। अब देखिए यदि क ख ग घ में से कोई वर्ण है और इसके ठीक बाद में ह है, तो ह को पहले वाले वर्णों का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। और पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण क्या होगा, घ। क ख ग और घ, घ चतुर्थ वर्ण है तो ह के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, घ। तो और उसके बाद में यहाँ जो है, यहाँ मैंने अभी बताया जश्नकारी तो होने वाले ही है, तो जश्नकारी जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण आए तो इसको ग आदेश हो जाता है। क्या आदेश होगा, ग हो जाता है। इस प्रकार इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ कैसी स्थिति बनती है, यहाँ देखो लिखा हुआ भी है आधा ग और घ, सम्मिलित रूप से इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये इसकी पहचान भी बन गई। अगर लास्ट में मैं आपको सभी की ये 5 सारणियाँ पढ़ने के बाद मैं आपको सभी की एक पहचान बताऊंगा कि इस संधि को हमें कैसे पहचानना है। लेकिन इस संधि को, ये पहला वाला जो नियम है, इसको अगर हमें समझना है तो आधा ग और फिर घ इस प्रकार से हो जाता है। अब बात करते हैं च वाले नियम की। तो च, छ, ज, झ इनमें से अगर कोई भी वर्ण हो और उसके ठीक बाद में ह हो तो च वर्ग का चौथा अक्षर अर्थात झ हो जाएगा। और ये जो वर्ण है इनको जश्न संधि के कारण इसको ज आदेश हो जाता है। और इस पूरे को कैसे हम लिखेंगे, आधा ज और यहाँ झ, झ के बाद में इसके अंदर जो भी अ आ ई उ की मात्रा आती है वो आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे वाले नियम की बात। तो ट, ठ, ड, ढ इन 4 वर्णों के बाद, इन 4 में से कोई भी वर्ण हो, इनके बाद यदि ह आता है तो ह को ट वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात ये ढ हो जाता है। और यहाँ जो ये 4 वर्ण हैं इनमें से कोई भी वर्ण हो तो उसको ड आदेश हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ड के बाद ढ, या फिर आपको ऐसे भी रूप देखने को मिल सकता है ड के बाद ढ। बात करते हैं नियम 4 की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, त, थ, द, ध इसके बाद यदि ह है तो ह को चतुर्थ वर्ण अर्थात त वर्ग, आगे वाला जो वर्ण है उसका चतुर्थ वर्ण हो जाएगा अर्थात त वर्ग का चतुर्थ वर्ण ध हो जाता है। आगे चाहे त प्लस, देखिए यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, त और त के बाद में यदि ह है तो भी ह को ध आदेश ही होगा, तो भी ह को ध आदेश ही होगा, क्योंकि त वर्ग का चतुर्थ अक्षर कौन सा है, ध। अगर मैं यहाँ थ लिख दूँ तो भी इसको ध ही होगा। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ त होगा तो त वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात द आएगा। अगर थ है तो भी द आएगा, अगर द होता तो भी द आता, ध होता तो भी द ही आता। और इस प्रकार से इसका संयुक्त रूप अगर हम देखते हैं तो संयुक्त रूप हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है, ध। उसके बाद बात करते हैं पंचम की। तो 5वां जो नियम है उसका वो क्या कहता है, प वर्ग, प अर्थात प, फ, ब और भ इनमें से कोई भी वर्ण हो, इनमें से कोई भी हो और इसके बाद में यदि ह है तो ह को भ हो जाएगा अर्थात प वर्ग का चतुर्थ अक्षर भ हो जाता है, भ हो जाएगा। और रही बात यहाँ की तो प, फ, ब, भ इनको ब आदेश जश्न संधि के कारण होता है। ध्यान रहे ये जो सारे आदेश हैं, ये सारे जो आदेश हैं ये जश्न संधि के कारण हो रहे हैं। और भ होकर के अब ये पूरा इसका संयुक्त रूप क्या हो जाता है, आधा ब और उसके बाद में भ, इस प्रकार से ये रूप बन जाते हैं। अब बात करते हैं इस संधि की पहचान। तो पहचान के लिए आपने देखा होगा पहले वर्ग का तीसरा अक्षर और उसके बाद चौथा अक्षर जब ये संयुक्त रूप से हो तब समझ जाना चाहिए कि यहाँ पूर्व सवर्ण संधि है।
फिर से देखिएगा, देखिए या तो आपके सामने देखो ये 4-5 कंडीशन आ सकती है, या तो आधा ग और घ होगा, या आधा ज और झ होगा, या आधा ड और ढ होगा, या फिर आधा द और ध होगा, या फिर आधा ब और भ होगा। अर्थात देखा आपने, यहाँ तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा। तो तीसरा और तीसरे के बाद में ठीक चौथा वर्ण आए, तीसरा हमेशा अधूरा होगा और चौथा वर्ण जो है उसमें कोई भी स्वर मिला हुआ होगा। इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पूर्व सवर्ण संधि होनी चाहिए। अब चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिएगा, वाक प्लस हरिहि, वाक प्लस हरिहि। अब देखिए ह को चतुर्थ वर्ण होगा, कौन सा चतुर्थ होगा, तो क वर्ग। देखिए आगे क है, क ख ग घ इनमें से कोई भी होगा तो ग को घ आदेश हो जाएगा, ह को घ आदेश हो जाता है। और ये जो क है ये अपने ही वर्ग के, देखिए ये वाक है, ये क तो बदल जाएगा ग में, और यहाँ जो हरि है, हरि का ह जो है ये किस में बदल जाएगा, घ में। तो ये पूरा मिलकर के क्या बनेगा, वाग्घरिहि। क्या बनेगा, वाग्घरिहि, जैसा कि रूप यहाँ आपको लिखा हुआ मिल रहा है। अब देखिए हमने बात की थी ऊपर, फिर से एक बार मैं आपको उस नियम की तरफ लेके जाऊँगा। यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा था कि यह कार्य जो है वो विकल्प से होगा। विकल्प से मतलब आपकी इच्छा है तो ह को चतुर्थ वर्ण करो अथवा तो नहीं करो, एक ही बात है। तो अगर हम करते हैं, अगर इसको चतुर्थ वर्ण कर देते हैं तब तो हमारे सामने ये रूप आएगा, और अगर इसको चतुर्थ वर्ण नहीं करते तो भी ये आगे वाला जो वर्ण है ये तो जश्न संधि के कारण ग में बदलने वाला है ही, तो पीछे वाला जो वर्ण है इसको चतुर्थ में नहीं बदल के हम इसको ह का ह ही रखते हैं। तो इस कारण से इसका रूप क्या बनेगा, वाग्घरिहि। अब देखो इसके दोनों रूप आपको समझ में आ गए होंगे, एक बार फिर से देखते हैं। वाग, अगर इस ग को, ये देखो ये मूल रूप से ये क्या है, ये ह है, और इस ह को इस ग के कारण हमने चतुर्थ वर्ण में बदल दिया है। अर्थात क वर्ग में से कोई भी हो, क ख ग घ, तो उसको हम चतुर्थ वर्ण में बदल देते हैं। अगर इसको ह को घ नहीं बनाते तो हमारे सामने कौन सा रूप आएगा। अब ये देखो यहाँ ग किस कारण से हुआ, यहाँ क है वाक, इस क को ग किस कारण से हुआ, चष्ट संधि के कारण, और पीछे बचा घ। अब यहाँ घ नहीं करेंगे हम, यहाँ घ अगर हम नहीं करते तो ह ही रहेगा, तो क्या बनेगा, वाग्घरिहि। इस प्रकार से रूप बन जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं अच प्लस हीनम। अब देखिए च है तो च से हमें पता चल रहा है कि ह जो है वो च छ ज और झ अर्थात झ में बदलेगा, और ये च जो है वो ज में बदलेगा। तो क्या बना, अझीनम। क्या बना, च ज में बदल गया और ह जो है वो झ में बदल गया, तो अझीनम ऐसा रूप बना। और अगर ये नहीं करते तो ज और ह बन जाता, तो अझीनम। इस प्रकार का रूप भी सिद्ध होता है। ध्यान रहे, एग्जाम में अगर हमसे अगर इस लाइन वाले ये वाले अगर एग्जाम्पल पूछ लिए जाए तो हमें बेशक पूर्व सवर्ण संधि ही लिखनी होगी, लेकिन अगर पीछे वाले आए तो यहाँ केवल और केवल जस्ट संधि ही हो रही है। हाँ, एग्जामिनर अगर हमें इसमें ये वाले एग्जाम्पल, ये जो हैं ये वाले सारे एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल दे करके अगर हम दो संधियों के बारे में पूछे तो हम पूर्व सवर्ण और जस्ट दोनों लिखेंगे, अन्यथा केवल और केवल पूर्व सवर्ण ही लिखनी होगी। और यहाँ जो बात है वो केवल जस्ट संधि की ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुलिड प्लस हसती, ड है, ड को ड ही रहेगा और इस ह को ट ठ ड ढ ढ में बदल जाएगा, तो मधुलिड ढसती। और अगर ढ में नहीं बदलते तो मधुलिड हसती। इस प्रकार से रूप बनता है। षट प्लस हयाह, षट ढयाह, ट और ट के बाद ट ठ ड ढ, ह ढ में बदल गया तो षट ढयाह रूप बना, और अगर ह ही रखते हैं तो षट हयाह। इस प्रकार से रूप बनता है। फिर बात करते हैं उद प्लस हारह, द में बदलेगा और ह जो है वो ध में बदल जाता है, तो उद्धारह। अभी हमने देखा था द और द के बाद ध, तो ये तीसरा, पहले तीसरा और फिर चौथा वर्ण है, तो उद्धारह या फिर उद्हारह। इस प्रकार का रूप सिद्ध होता है। आगे देखते हैं तद प्लस हितम, तद्धितम। इस प्रकार से रूप बनेगा क्योंकि ह जो है वो ध में बदल जाएगा, या फिर तद हितम।
दोनों में से कोई भी रूप सिद्ध हो सकता है। फिर बात करते हैं आगे, तद प्लस हानि ही, तद धानि ही, ह ध में बदल गया त वर्ग के कारण, तो तद धानि ही और तद हानि ही ये रूप सिद्ध होता है। भूभृत प्लस हसती, भूभृत प्लस हसती, त जो है वो ध में बदल जाएगा, भूभृत हसती, और यहाँ हसती जो है वो भूभृत हसती ये रूप बनता है। अब प्लस हवि ही, अब भवि ही, ह जो है प तो बदल गया अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, और ह जो है इसी प वर्ग के चौथे वर्ण में बदल जाएगा, तो ये क्या बना ब और भ, अब भवि ही। और फिर बना, अगर इसको भ को अगर हम ये जो ह है इसको भ में परिवर्तित नहीं करते तो क्या बनेगा, अब हवि ही। और अंत में देखते हैं ककुब प्लस हितम, भ जो है वो ब में बदल करके और ह जो है वो भ में बदल जाएगा, तो ककुब हितम, ये तो हो गया पूर्व सवर्ण प्लस जश्त्व, और ये बन गया केवल और केवल जश्त्व का ककुब हितम। इस प्रकार से ये संधि सिद्ध होती है। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये संधि समझ में आ रही है तो ये वीडियो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो हैं वो रीट लेवल फर्स्ट और सेकेंड सभी के लिए और कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। हालांकि कक्षा 10 में प्रत्यक्ष रूप से ये संधियां नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम विच्छेद वगैरह करते हैं तब हमें इन संधियों की आवश्यकता पड़ती है। और यदि इनको अच्छे से अभी से देख लिया जाए, क्योंकि अभी वैसे भी लॉकडाउन के कारण स्कूलों में छुट्टी है और नॉर्मली वैसे भी इस समय तो छुट्टियां ही होती हैं, तो इस खाली समय का सदुपयोग यदि हम बेसिक जानकारी जो है उसको मजबूत करने में लगा दे, तो शायद आगे जो हम 10वीं का एग्ज़ाम देंगे या 9वीं का कोई भी किसी भी कक्षा का अथवा तो रीट के लिए, तो उसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।